हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज मिले हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में बातें करेंगे और ये जानेंगे कि डायरेक्टिंग क्या होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सभी बच्चों को डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज ये एक तो लेंदी चैप्टर है, दूसरा इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है जो आपको बहुत अच्छे से समझना होता है, जिसके ऊपर केस स्टडीज़ आते हैं। तो आज हम बात करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर के बारे में और इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में पहले मैंने इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट, डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ना है, पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर है तो इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि डायरेक्टिंग क्या होता है, क्यों हमें डायरेक्टिंग करनी होती है, मतलब डायरेक्शन क्यों प्रोवाइड किया जाता है और डायरेक्टिंग क्या होता है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस भी आ जाएगी इसमें, और उसके क्या एलिमेंट्स हैं। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। इस पूरे चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 पार्ट्स वो हैं मोटिवेशन एंड communication, and the supervision is not the part of your syllabus due to coronavirus। आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है जिसके अंदर सुपरविज़न को डिलीट कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर। मेनली इसके 4 एलिमेंट्स हैं, हमें एलिमेंट्स एटलीस्ट पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हमारा सुपरविज़न डिलीट हो गया तो डायरेक्टिंग के 3 ही हमारे एलिमेंट्स रह गए हैं, नहीं, एलिमेंट्स 4 ही हैं, लेकिन उसमें से हमें सुपरविज़न को नहीं पढ़ना है। स्टिल हम एक वीडियो बनाएंगे सुपरविज़न के ऊपर सो दैट आप लोगों का कंसेप्ट पूरा क्लियर रहे। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? लीडरशिप, सुपरविज़न, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। अब मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन के भी फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़े बड़े बड़े कंसेप्ट्स हैं। मोटिवेशन में हमें क्या पढ़ना है? कंसेप्ट, वही अगेन कि मोटिवेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किसको मोटिवेट करना है। इतना सारा आता है ना आजकल तो फेसबुक पे भी वीडियोस आती हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस आती हैं मोटिवेशन के ऊपर। तो मोटिवेशन की ज़रूरत क्या है, क्यों करना है और कौन करेगा, ये सब हम इस कंसेप्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। इसको हैशटैग लगा लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जनरली ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या चीज़ है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स? मास्लो एक साइंटिस्ट थे, मास्लो नेम है या किसी का, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हायरार्की बनाई हुई है। अब हायरार्की क्या होती है? एक सीक्वेंस, एक लाइन कि हमारी सबसे पहली नीड क्या होती है, उसके बाद जब वो पूरी फुलफिल हो जाती है तो हमारी सेकंड नीड क्या आती है, देन वो फुलफिल हो जाएगी तो थर्ड नीड कौन सी होती है। उन्होंने पूरी एक हायरार्की, एक सीक्वेंस बनाई हुई है, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब ऑब्वियसली आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो मोटिवेशन किस तरीके से आता है? या तो आप पैसा देके उसे मोटिवेट करोगे, मतलब दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, मनी टर्म्स में भी हो सकता है, और दूसरा नॉन फाइनेंशियल, मतलब नॉन मॉनिटरी टर्म्स में भी हो सकता है। तो इसमें हम कुछ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को हम क्या कर सकते हैं? मोटिवेट कर सकते हैं कि उन्हें काम करना है और अपने एज वेल एज इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। हमें क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन सबने सुना होगा, सबको ही पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, और आजकल तो कम्युनिकेशन हाइप पर है। हर जगह हम कम्युनिकेट ही तो करते हैं, वेदर सोशल मीडिया, वेदर ऑन फोन कॉल्स, एनीथिंग, सब जगह क्या करते हैं हम? कम्युनिकेशन करते हैं। एंड कम्युनिकेशन इज़ व्हाट? इट इज़ अ एक्सचेंज ऑफ डेटा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हमें इस कम्युनिकेशन के टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट उसका कॉन्सेप्ट, क्यों ज़रूरत है, क्या होता है। नेक्स्ट उसका प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है। क्या सबसे पहले सामने से रिप्लाई आ जाएगा? नहीं होगा। फर्स्ट आपने ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुट किया होगा, तभी सामने से रिप्लाई आया होगा। इसी टाइप का एक प्रोसेस हम यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज टाइप। कम्युनिकेशन भी 2 टाइप का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। हम यहाँ पे उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उन टाइप्स के बारे में जानेंगे कि फॉर्मल क्या एंड इनफॉर्मल क्या। नेक्स्ट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन हैशटैग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या होता है बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ में रुकावटें डालते हैं। आपने देखा है कई बार हम रोड पे चलते हैं, बीच में ट्रैफिक पुलिस के बैरियर्स लगे होते हैं, बैरिकेड्स जिन्हें बोलते हैं हम। वो क्या होते हैं, वो ट्रैफिक को स्लो करने के लिए होते हैं, ये ट्रैफिक को रोकने के लिए होते हैं। बैरियर्स होते हैं ना, किसी भी चीज़ के फ्लो को रोकना, बैरियर लगा देना उधर। तो ऐसे ही हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर भी कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, जिस वजह से हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो ये होते हैं बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 80% ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स। अब बैरियर्स आ गए हमारे कम्युनिकेशन में, लेकिन उन बैरियर्स को हटाने का भी तो कोई तरीका होगा, कुछ मेथड्स होंगे, कुछ वेज होंगे जिससे हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को फुलफ़िल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जो हमारे बैरियर्स हैं उनको हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ वेज पढ़ेंगे जिससे हमारे बैरियर्स हट जाएंगे और हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। ये तो हो गए दो वास्ट पार्ट इस चैप्टर के। सुपरविज़न हम एक छोटी सी वीडियो ऐसे ही बना देंगे, जिन बच्चों को लगेगा कि उन्हें चैप्टर पूरा करना है वो इसे देख सकते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। इसमें हम वैसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट अगेन, सुपरविज़न क्या होता है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस बाय सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र जो पर्सन सुपरविज़न का प्रोसेस कंप्लीट करता है उसे बोलते हैं सुपरवाइज़र। अब जो सुपरवाइज़र है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप, बहुत ही छोटा सा एंड कह सकते हैं इसमें ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। लीडरशिप क्या होता है, सुना है ना, ग्रुप लीडर, बहुत सारे लोगों का एक लीडर होना, एक ग्रुप का लीडर होना, जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप सभी को उसी सेम डायरेक्शन में काम करना है, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ऐसे ही हमें लीडरशिप में पूरा उसके बारे में पढ़ना है। और उसमें स्टाइल, लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स होती हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम लीडरशिप की वीडियो देखेंगे। तो ये था पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो विद द मोटिवेशन। तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं बस आई 2 मिनट में। तो आप लोगों को इस चैप्टर का ओवरव्यू तो मिल गया, तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं डायरेक्टिंग की कि डायरेक्टिंग होती क्या है। डायरेक्टिंग आपने सुना भी होगा, नॉर्मल लाइफ में भी डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को एक गाइडेंस प्रोवाइड करना कि आपको काम ऐसे करना है, इंस्ट्रक्शंस देना, मोटिवेट करना कि आपको ये काम इस तरह से करोगे तो आपको आपका डिज़ायर्ड गोल अचीव होगा। मतलब किसी भी पर्सन को इंस्ट्रक्ट करना या गाइड करना या सुपरवाइज करना इन अ सिंगल डायरेक्शन कि सो दैट ही कैन अचीव हिज डिज़ायर्ड गोल्स। एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक रास्ता प्रोवाइड करना ताकि कोई पर्सन अपना या अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। अब जब हम अपना अचीव करेंगे, जब हम ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करेंगे गोल, तो हमारे खुद के गोल्स भी अचीव होंगे, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, तो वो हमारे इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखेगा, हमारी सैलरी में भी हाइक होंगे, हमें भी बोनस मिलेगा, कमीशंस मिलेंगे और हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग्स मिले, बहुत सारे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी हमारे को बेनिफिट्स इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने वर्क को उसी सेम डायरेक्शन में लेके जाना है जिसमें हमारा मैनेजर हमें लेके जाना चाहता है, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल्स। तो बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। अभी तक हमने क्या किया, मैनेजमेंट आपने सुना ही है, पढ़ा ही है कि एक प्रोसेस है, एक लाइन ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग। उसके बाद जब हमारा सारा काम हो जाते हैं तो हम कंट्रोलिंग वाले स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो जब हमने सबसे पहला स्टेज क्या था, प्लानिंग का, हमने प्लान कर लिया कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है जिसके अंदर हम शूज़ को मैन्युफैक्चर करेंगे। ये तो एक प्लानिंग थी, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना था। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि हम अपने सारे प्लानिंग को अचीव करने के लिए उसके लिए सोर्सेज इकट्ठा करते हैं,
कि ऑब्वियसली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, एक फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आपके पास एक प्लेस होना चाहिए, उसके बाद आपके पास मशीनरीज होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ये सब भी आ गया, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, यहाँ हमारी बिल्डिंग होगी, इतना हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, हमने सारे खर्चे भी लगा लिए, बजटिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। तो अब क्या, अब हमें लोग चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो हम आ गए किस वाले प्रोसेस पे, थर्ड प्रोसेस पे, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफ को रखना स्टार्ट किया हमने। उसके बाद लास्ट प्रोसेस हमारा, चलो भाई स्टाफ भी आ गया, अब स्टाफ को भी क्या करना है, डायरेक्ट करना है, उनको भी मोटिवेट करना है कि आपको काम इसी डायरेक्शन में, इसी वे में करना है, सो दैट यू एंड वी कैन अचीव आवर गोल्स टुगेदर, ताकि हम और आप दोनों मिलकर अपने अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो यही होता है डायरेक्शन। इसलिए इसने बोला कि डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, मूवमेंट। मतलब प्लानिंग सब कुछ हो गई, स्टाफिंग भी हो गई, लोग भी रख लिए, क्या काम अपने आप हो जाएगा? क्या लेबर अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगी, या फिर एम्प्लॉयज़ अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगे? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सब हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में काम करें, और जब सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऑलवेज टीम वर्क लीड्स टू द बेटर गोल्स, बेटर कह सकते हैं आउटकम्स। हमारे हमेशा टीम वर्क में बेटर आउटकम्स निकल के आते हैं, इंडिविजुअल वर्क में नहीं होते। इसलिए हम सभी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट सब एक ही डायरेक्शन में काम करें और हमारा गोल अचीव हो जाए। तो इट लीड्स टू द मूवमेंट। सबसे इसकी डायरेक्शन की वजह से ही हमारा जो प्लान है वो मूवमेंट में आता है। इससे पहले भी क्या चल रहा था, हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग की थी, हमने रिसोर्सेज रखे थे, उसके बाद हमने ह्यूमन रिसोर्स रख लिए, अभी तक तो हमारा कुछ मूवमेंट में आया ही नहीं था ना, यहाँ से हमारा काम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग। मतलब इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना और इंस्पायर करना, ये सभी क्या है, डायरेक्टिंग का एक प्रोसेस है, या कह सकते हो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। अभी हमने 4 एलिमेंट्स की बात की थी जो हमारे साइड में लिखे भी हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। अगर हम ध्यान देंगे तो यही 4 एलिमेंट्स इसकी डेफिनेशन में भी लिखे हैं। कैसे, इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट किस में करते हैं हम, सुपरविजन में, कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। नेक्स्ट है गाइड करना, गाइड कौन करता है, हमारा लीडर हमें गाइड करता है कि हमें काम को किस तरह से करना है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन लीड्स टू कम्युनिकेशन एंड देन इंस्पायरिंग, किसी को मोटिवेट करना, किसी को प्रेरित करना कि आपको ये काम करना ही है। तो ये चारों के चारों क्या हैं, एलिमेंट्स ही लिखे हैं डेफिनेशन में। तो क्या मतलब है इसका, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सभी को इंस्पायर करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, सो दैट हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। ये मैनेजमेंट को ऑब्वियसली एक्शन में लेके आता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट इन एक्शन। नेक्स्ट इज, अब डायरेक्टिंग के फीचर्स क्या हैं, हमने पूरी की पूरी डेफिनेशन पढ़ ली, इसके अकॉर्डिंग हमारे फीचर्स भी निकल के आ जाते हैं। जैसे डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, हमने यहाँ बात की कि डायरेक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट इन एक्शन। तो ऑब्वियसली जब वो एक्शन में, इसका नाम ही मैनेजमेंट इन एक्शन है, किसी काम को एक्शन में ही लेके आता है डायरेक्शन, तो इसलिए इसने बोला कि डायरेक्टिंग से ही इनिशिएट होते हैं, डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है क्या, हमारा एक्शन। हमने फर्स्ट लाइन में यही पढ़ी थी, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये मूवमेंट प्रोवाइड करता है, यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। नेक्स्ट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब क्या था, इसका मतलब था इट टुक प्लेस एट, इट टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। परवेजिव मीन्स कि हमारा जो डायरेक्शन है
ये क्या होता है, परवेजिव है, मतलब सारी जगह प्रेजेंट है, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है। अब हम बात सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्टिंग है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, वो सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है। अब कैसे सारी जगह एप्लीकेबल होता है ये इसलिए सारी जगह एप्लीकेबल होता है क्योंकि टॉप लेवल जो होता है हमारा, उसका सबऑर्डिनेट कौन होता है, मिडिल लेवल का सबऑर्डिनेट लोअर लेवल, और लोअर लेवल का भी सबऑर्डिनेट कौन होते हैं, वर्कर्स होते हैं। हमने ये हायरार्की अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी भी थी। पहले टॉप आता है, टॉप के बाद मिडिल आता है, मिडिल के बाद लोअर आता है, एंड लोअर के भी नीचे जाके वर्कर्स आते हैं। तो क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करेगा, और ये हमारा लोअर लेवल वर्कर्स को डायरेक्ट करेगा। मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो सभी लेवल पर एप्लीकेबल होता है, सभी लेवल पर ये हमारा अप्लाई होता है, वहाँ सभी जगह पे ये होता है। मतलब कि टॉप मिडिल को हमारा क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा, मिडिल लोअर को डायरेक्ट करेगा, और लोअर हमारे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेंगे, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे काम करने की। तो इसलिए इट इज़ अ परवेजिव फंक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूअस। क्या हम एक बार ही डायरेक्शन प्रोवाइड करके छोड़ दें, काम चल जाएगा? नहीं, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। डायरेक्शन ऐसा नहीं है एक बार किया ख़त्म हो गया, नहीं, आपको हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करते रहना होगा। सो इसलिए ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। नेक्स्ट इज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हम समझ चुके हैं कैसे, ये रहा, हमेशा ये टॉप से नीचे आएगा, लोअर लेवल पर आएगा। क्या आप अपने बॉस को क्या कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो कि ये काम इस तरह से होगा? नहीं, हमेशा आपका बॉस आपको डायरेक्ट करता है। मतलब ये हमेशा टॉप से नीचे की साइड फ्लो करता है, इट इज़ इन डाउनवर्ड पोजीशन, हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करता है, ये हमेशा ऊपर से नीचे की साइड आता है, कभी भी ये ऊपर की साइड फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा हम अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एलिमेंट्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट इज सुपरविजन, नेक्स्ट इज मोटिवेशन, देन लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। ये चारों के चारों हमें हेल्प करते हैं डायरेक्ट करने में। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मतलब डायरेक्टिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। सुपरविजन, आपको हमेशा नज़र बनाए रखनी है कि हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में आपके इंचार्ज होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम सुपरवाइज़र वाला होता है। वो देखते हैं कि सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स क्या अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तो वही काम किसका होता है, सुपरवाइज़र का होता है, जो कि सुपरविजन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, मोटिवेट करते रहना, लोगों को इम्पेल करना एक डायरेक्शन में काम करने के लिए, उनको इंस्पायर करना, उनको प्रेरित करना कि आपको काम इस तरह से करना है, आपको तो ये करना ही चाहिए, इससे आपको भी बेनिफिट होगा, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप, पूरे ग्रुप में किसी एक को लीडर बना देना। जब हम लीडर बना देते हैं किसी एक को, तो ऑब्वियसली एक मैनेजर, एक सुपरवाइज़र पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देख सकता, तो वो क्या करते हैं, कुछ ग्रुप बना के उनके ऊपर एक लीडर को अपॉइंट कर देते हैं, सो दैट काम और भी बेटर तरीके से हो जाए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत अच्छा होगा तो वैसे ही हमारा डायरेक्शन बिल्कुल सही तरीके से चलता रहेगा। कैसे, ये बात करेंगे हम अपने कम्युनिकेशन के टॉपिक में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ मोटिवेशन, एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझना। मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन अगेन वही, किसी को इंस्पायर करना कि आपको काम करना है, इम्पेल टू डू वर्क, या फिर इंस्पायर करना किसी को, एक गाइडेंस प्रोवाइड करना, एक इंस्पायरेशन, किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाना कि हमें इस काम को इस तरह से करना है, एक वे प्रोवाइड करना। तो ये क्या होता है, इम्पेल टू डू वर्क, किसी को इम्पेल करना, फोर्सफुली नहीं कि करना ही है, नहीं, फोर्सफुली नहीं, ये हमेशा साइकोलॉजिकल होता है, इंटरनल ही होता है, इंटरनल अंदर से निकल के आता है कि हाँ हमें ये काम करना है। तो किसी के अंदर ऐसी भावना जगाना कि आपको काम करना है,
ये एक मोटिवेशन का प्रोसेस होता है। उस सामने वाले के अंदर अपने आप से आना चाहिए, हम फोर्सफुली किसी से काम नहीं कराएंगे। तो इसलिए इम्पेल टू डू वर्क, या किसी को स्टिमुलेट करना, उसको क्या करना, प्रेरित करना कि उसको अंदर से लगे मुझे तो ये काम करना ही है। स्टिमुलेटिंग पीपल टू वर्क टू अकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल, इस तरह से उनको मोटिवेट करना कि वो हमारे डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सेइंग दी हुई है, देखो क्या लिखा है, पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसे लोग जो अच्छे से मोटिवेटेड नहीं हैं, जिनको कोई डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है, वो एक साउंड से साउंड ऑर्गेनाइजेशन को भी नलिफाई कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। मतलब अगर आपका डायरेक्शन अच्छा नहीं है, आपका मोटिवेशन अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ काम अच्छे से नहीं करेंगे और वो एक बहुत अच्छे से अच्छे टॉप लेवल वाले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए ये सेइंग बहुत अच्छी लिखी हुई है, इस पर हमें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट इज फीचर्स क्या हैं हमारे मोटिवेशन के। फर्स्ट मैंने बताया इंटरनल फीलिंग होती है, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी के साथ। तो क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, एक इंटरनल प्रोसेस है। अंदर से हमारे को फील होने लगता है कि ये काम तो करना ही है, ये तो हम करके ही रहेंगे, ये गोल तो अचीव करना ही है। ऐसा एक प्रोसेस होता है, ये इंटरनल प्रोसेस। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। काम को करते हैं जब हम, तो किसी न किसी गोल के साथ करते हैं। क्या कोई काम ऐसा करते हो जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकले, हमने सोचा ही नहीं है, बस कर रहे हैं, ऐसा कोई गोल होता है? इवन मूवी भी देखते हैं ना, तो मूवी भी इस गोल के साथ देखते हैं कि हमें ये मूवी ख़त्म करनी है, इसका प्रोमो बहुत अच्छा था, ये तो मुझे देखनी ही है। तो हर इवन छोटे से छोटा गोल भी, छोटे से छोटा काम भी हम गोल के साथ करते हैं। तो इसलिए ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। अब किसी से कोई काम करवाना है, क्या भी करवाते रहोगे हवा में? नहीं, आपके पास ज़रूर कोई गोल होगा, आपका ज़रूर कोई एक मकसद होगा जिसकी वजह से आप सामने किसी भी पर्सन को मोटिवेट कर रहे हो काम करने के लिए। तो ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हम किसी को भी इंस्पायर करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट इज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन आपको कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे होता है, जनरली पॉजिटिव ही होती है, लेकिन नेगेटिव कैसे होता है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके टीचर्स आपको सुनाते हैं जब आप तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आएंगे। क्या वो ऐसा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं? नहीं। उनको कोई पर्सनल दुश्मनी होती है आपसे? नहीं। वो इसलिए बोलते हैं सो दैट वो बात आपको चुभे और आप पढ़ना स्टार्ट करो, आप उसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट करो। इसलिए ये एक नेगेटिव मोटिवेशन भी कई बार काम करता है। सुना है कभी रिवर्स साइकोलॉजी? कई बार हमें उल्टी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। जब हमें कोई कुछ उल्टा बोल देता है तो हम ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। बदला सुना है ना, बदला लेते हैं, तो वही है, बदला ले लेते हैं यहाँ पे हम। कैसे? टीचर ने हमारे को बोला था हम पास नहीं हो सकते, अब तो हम पास होके दिखाएंगे। तो ये क्या होती है, एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो हमारा जो मोटिवेशन है दैट कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमारा मोटिवेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि ये किस पे अप्लाई होता है, ह्यूमन बिहेवियर पे। और ह्यूमन सारे लोग अलग अलग होते हैं, सारे लोग अलग अलग हैं, सबकी मेंटालिटी अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है और सबकी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ लोग अपने आप से काम करते हैं, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं जिनको टीचर नेगेटिव मोटिवेशन देता है। तो क्या होता है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोई किसी तरीके से मोटिवेट होगा, कोई दूसरी तरीके से मोटिवेट होगा। तो इसमें हमारे को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए ये सोचना होता है कि कौन किस तरह से मोटिवेट होगा। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर। सो होपफुली आपको सारे फीचर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारे बस 2 छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो। अब हम मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो अब हम ख़त्म करते हैं हमारे इस मोटिवेशन के टॉपिक को हमारे 2 इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स के साथ। तो हमारा एक टॉपिक है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मतलब मैंने अभी बताया था आपके ओवरव्यू में कि मास्लो कौन था, एक साइंटिस्ट था जिसने एक हायरार्की नीड दी थी, नीड्स ऑफ हायरार्की दी थी। मतलब
हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी। हायरार्की ऑफ नीड्स मतलब एक सीक्वेंस कि हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है, देन किस चीज़ की, देन किसकी और देन किसकी। मतलब उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना के दी थी कि हमारी सबसे पहले नीड ये वाली फुलफ़िल होनी चाहिए, देन दूसरी, देन तीसरी, इस तरह से। उन्होंने एक ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ा था, एक ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ा था, जिससे उन्हें ये पूरी की पूरी हायरार्की समझ में आई थी और उन्होंने बना दी। तो क्या था, फर्स्ट इसको हम उल्टा लेके चलेंगे। मेरे प्लीज़ ट्राइंगल की शेप पे मत जाना, थोड़ा अच्छा बनाया है मैंने। तो देखो फर्स्ट यहाँ से चलेंगे हम लोअर से। फर्स्ट नीड होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं आप सभी को बताइए, सोचो क्या होती है? हमारी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स मतलब बेसिक नीड्स कौन सी होती है हमारी? इस पर तो एक मूवी भी बनी हुई है, शायद सुनी भी होगी आप लोगों ने, रोटी कपड़ा और मकान। वही है ये फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमें क्या चाहिए? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। ये तीनों ही चीज़ें हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं। मतलब जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहली नीड कौन सी हमारी फुलफिल होनी चाहिए? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। हमें वहाँ से इतना पैसा एटलीस्ट मिलना चाहिए कि हमारे क्लोथ्स, हमारे फूड एंड हमारे शेल्टर की नीड्स यहाँ पर पूरी हो जाए। किसी भी पर्सन को सबसे पहले यही चीज़ें चाहिए होती हैं। देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स क्या होती है? हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, तो अब एक इंडिविजुअल क्या चाहेगा, एक एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि वो सेफ़ रहे, उसे एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो सेफ्टी मतलब उसकी जो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ है वो दोनों ही हमेशा बने रहें, वो दोनों ही ठीक रहें। ड्यूरिंग द वर्क अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक एम्पुटेशन ऑफ आर्म, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो और आपकी आर्म में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उसको एम्प्यूट करना पड़ जाता है। मतलब होता है ना कई बार किसी वर्कर का हाथ काटना पड़ गया, ऐसा कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनको ऐसे हमारे क्या मिलने चाहिए? सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, सो दैट उनके साथ ऐसा कोई भी हादसा ना हो। तो इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी होती है किस लिए? हमारे खुद की हेल्थ के लिए। और सिक्योरिटी नीड्स मतलब जॉब सिक्योरिटी। मतलब जो हमारी जॉब है वो सिर्फ ऐसा ना हो कि हमने 1 महीने जॉब किया, अच्छे से काम किया और वो अब नेक्स्ट मंथ कह रहे हैं नहीं अब आप जाओ, हमें आपकी नीड नहीं है, तो नहीं होना चाहिए। उनको उनकी जॉब की सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। कुछ एक टाइम पीरियड एटलीस्ट होना चाहिए कि उतने टाइम पीरियड तक ऑर्गेनाइजेशन उनको ले ऑफ नहीं करेगी। तो यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स उनकी सेकेंड नंबर पे आती हैं। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स। थर्ड आती है सोशल नीड्स। अब वो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई और उसको जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई। अब वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि सोसाइटी में उसका एक फ्रेंड सर्कल हो, लोग उसको जाने। हमारी सोशल नीड्स, हमारी सोशल लाइफ क्या होती है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब होती है ना हमारे फ्रेंड्स, ये सोशल लाइफ में आते हैं। तो बस उसकी थर्ड नीड यही है कि सोसाइटी में उसका एक स्टेटस हो, लोग उसे जाने, लोग उसे पहचाने। तो उसके लिए उसका एक सोशल नीड होना चाहिए, एक सोशल सर्कल होना चाहिए। थर्ड नीड किसी भी इंडिविजुअल की या एम्प्लॉय की यही होती है कि उसका एक सोशल सर्कल हो, एक सोशल लाइफ हो। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स से हमारी जो दोनों नीड्स है ना, ये किस में आ जाती हैं? ये उसमें आ जाती हैं लाइक आपकी टॉप लेवल में। ये जनरली जो हायर लेवल पे लोग होते हैं ना, वो इस नीड्स के पीछे भागते हैं, इन दोनों नीड्स के। उनको पैसा नहीं कमाना होता। ऑब्वियसली आपको लगता है अंबानी को पैसा कमाने की ज़रूरत है? नहीं। वो क्या करना चाहता है? वो करना चाहते हैं कि अपनी एक जो उनका पोजीशन उन्होंने मेंटेन किया है वो मेंटेन रहे, जो उन्होंने अचीव किया है पोजीशन वो हमेशा मेंटेन रहे। उन्हें पैसों की नीड नहीं है, उनकी कोई फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं है, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी वाली नीड नहीं है, उनकी कोई सोशल नीड भी नहीं है। तो उनकी कौन कौन सी नीड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड्स। मतलब एस्टीम नीड के अंदर आपका आ जाता है अगेन स्टेटस, बट ये नॉर्मल स्टेटस नहीं, सोशल लाइफ वाला स्टेटस नहीं है। मतलब एक स्टेटस है। आज अंबानी को हर कोई जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उन्होंने एक पोजीशन क्रिएट कर ली है अपनी मार्केट में। क्या हमको और आपको सब लोग जानते हैं? नहीं।
मतलब उन्होंने एक स्टेटस, एक लेवल अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, तो वो होती है एस्टीम नीड्स, जहाँ बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है और आप उसको मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं, वो होता है एस्टीम नीड्स। फेमस होना, फेम होना, नेम होना, जिसे कहते हैं नेम फेम, वो यही होता है एस्टीम नीड्स, स्टेटस बना लेना अपना एक मार्केट में। नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसको आप लिख सकते हो सेटिस्फैक्शन। आपको लगता है इन चारों नीड्स के बाद, जो हमारी चारों नीड्स हैं, इनके बाद कोई और भी हमारी नीड होती होगी? लोग आपको जानने लगे हैं, लोग आपको पहचानने लगे हैं, आपका एक अलग रुतबा है मार्केट में, क्या अब आपकी कोई नीड रह जाती है? हाँ, रह जाती है, सेटिस्फैक्शन की नीड, कि हाँ बस अब हमने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है और अब हम चैन से सोना चाहते हैं या चैन से सिर्फ रहना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाती है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये जनरली एक सीनियर सिटीजन जो वाली होती है ना एज, उसमें आ जाती है हमारी। जब हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो हमारे पास लास्ट हमारा क्या बचता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप में अपने आप को पहचानना, अपनी ज़रूरतों को पहचानना कि अब हमारी स्टेज पे क्या ज़रूरत है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन। जो हमने कमाया है, जो हमने, चाहे वो हमने मॉनेटरी टर्म्स में कमाया है, चाहे हमने रिलेशन टर्म्स में कमाया है, उन सभी को अपने पास जस्ट मेंटेन करके रखना और उन सभी के साथ कनेक्शन में रहना, वही होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और सेटिस्फैक्शन, कि हाँ हमने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। ये थी हमारी मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, कि हमारी कैसे कैसे कौन कौन सी नीड्स होती है, उसकी क्या चेन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से आप ज़रूर पढ़िएगा अपनी टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आज की वीडियो का है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल नीड्स। अब हमारी जो नीड्स हैं, इसमें आपने देखा कुछ मॉनेटरी टर्म्स रिलेटेड थी और कुछ हमारी कैसी थी? नॉन मॉनेटरी थी, ठीक है। ऐसे हमें ये देखना है कि जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं, सॉरी नीड्स नहीं है ये, इंसेंटिव्स, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। जब हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं तो हम उन्हें कैसे करते हैं? या तो हम उन्हें पैसा दे के मोटिवेट करें या फिर हम उन्हें किसी और तरीके से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ मोटिवेट करें। तो देखते हैं कौन कौन से उनमें ऐसे इंसेंटिव्स आते हैं। अब फाइनेंशियल में कौन से होते हैं? फाइनेंशियल मीन्स हमेशा मॉनेटरी, ये मॉनेटरी होते हैं। तो फर्स्ट पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मीन्स उनकी सैलरी को देना। सैलरी भी तो एक मोटिवेशन होता है काम करने का। अगर हमें सैलरी ना मिले, क्या हम जॉब करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारा सबसे पहला फाइनेंशियल मोटिव क्या होता है, या मोटिवेशन क्या होता है, कि हमें सैलरी मिले, एक अच्छा पैकेज मिले, बेसिक सैलरीज मिले। अलाउंसेस होते हैं लाइक आपको कैब मिल गई आने जाने के लिए, आपको वहीं पे फ्री मील मिल रही है, इस टाइप के अलाउंसेस होते हैं। या आपको अपनी ऑफिस के पास ही कोई एक घर दे दिया जाता है रहने के लिए, जिसको आपको रेंट नहीं देना, उसका रेंट ऑफिस पे करेगा। या आपको कुछ ऑफिस टूर्स मिल रहे हैं घूमने जाने के लिए, इस टाइप की चीज़ें अलाउंसेस में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ बोनस। बोनस मीन्स आपने कुछ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया और एक्स्ट्रा हार्ड वर्क के बाद आपको कुछ आपकी पे से अलग एक्स्ट्रा बोनस मिल गया। और कई बार तो ये कैसे होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स को लेके भी होते हैं, लाइक दिवाली बोनस, होली बोनस, राखी बोनस, इस टाइप के बोनस भी निकलते हैं। तो बोनस मतलब आपकी अलाउंसेस और पे से अलग कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना, वो होते हैं बोनस। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। हमारा एक बेंचमार्क सेट किया था हमने, या एक टारगेट सेट किया था कि हर एम्प्लॉय को 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। तो उन लोगों ने कर दिया, किसी ने 500 यूनिट्स किया, किसी ने 400 किया और किसी ने 700 कर दिया। तो 500 यूनिट्स का तो हमने सेट किया हुआ था कि आपको 500 पर यूनिट मिलेगा, तो उस पर्सन को 500 के अकॉर्डिंग मिल गया। जिसने 400 का प्रोडक्शन किया उसको कुछ कम मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 500 तक किया, या फिर इसको ले सकते हो अप टू 500, अगर आप 500 तक की प्रोडक्शन करते हो तो आपको 10 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। और अगर आप 500 से अबव बट अप टू 700 करते हो तो आपको 20 पर यूनिट मिलेगा। और अगर आप 700 से भी अबव करते हो
तो आपको डायरेक्टली कितना मिलेगा 35 पर यूनिट। ये भी क्या है, एक टाइप का मोटिवेशन। जो 500 तक ही करेगा, लाइक किसी ने 400 की, किसी ने 350 की और या किसी ने 500 की, उनको कितने मिलेंगे, सिर्फ 10 रुपीज़ पर यूनिट मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने 550 कर दिया या 600 कर दिया, उनको डायरेक्टली डबल अमाउंट मिलेगा। कैसे, उन्हें 10 की जगह 20 पर यूनिट मिलेगा। और अगर किसी ने 700 से भी ज़्यादा कर दिया तो उसको 35 पर यूनिट मिलेगा। मतलब प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, प्रोडक्टिविटी से लिंक कर दिया वेजेस को कि आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको वेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप मीन्स अगर आपने काम बहुत अच्छा किया तो हम क्या करेंगे, आपको अपने फर्म के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टनर बना लेंगे। तो पार्टनर बना लेना का मतलब हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मिल जाता है, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पार्टनरशिप मिल जाना कि हमारा प्रॉफिट में भी कुछ शेयर होना, हमारे डिसीजन मेकिंग पावर हमारे हाथ में आ जाना, वो होती है को पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। ये भी कुछ पार्टनर को पार्टनरशिप जैसी है, बस इसमें हमारे को क्या होता है कि हमारे को जो प्रॉफिट्स मिले हैं, मतलब जो कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हुए हैं, हमारे को उसमें कुछ हिस्सेदारी मिल जाती है, लेकिन इसमें हमें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब भी आप रिटायर होंगे आपको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लाइक आपको मंथली पेंशन दी जाएगी, इस टाइप की चीज़ें। यहाँ पर कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जनरली यही होते हैं कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट क्या मिलेगी, मंथली पेंशन मिलेगी, या फिर आपको एक लंप सम, एक बड़ा सा अमाउंट दे दिया जाएगा, वो होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एंड द लास्ट इज परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मीन्स आपको क्या दे दिया, रेंट फ्री हाउस दे दिया कि आप जब तक हमारे यहाँ जॉब करेंगे तब तक आपको कोई रेंट नहीं देना और आप इस घर में रह सकते हैं। या फिर आपको कोई सर्वेंट दे दिया कि आप अपने घर में हमारी तरफ से एक सर्वेंट रख लो, इसकी सैलरी हम लोग देंगे। या आपको कोई कार दे दी कि इसमें ये कार हम आपको फ्री में दे रहे हैं, आप इसको एज अ ऑफिस पर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सब होते हैं परक्विजिट्स। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे क्या हो गए, मॉनेटरी, जिसमें हमारे को पैसे से रिलेटेड कोई बेनिफिट हो रहा है। अब है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल। इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट स्टेटस, आपका स्टेटस चेंज कर देना। स्टेटस मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन को एनहांस कर देना, पोजीशन बढ़ा देना। पहले आप जिस पोजीशन पे वर्क कर रहे थे उससे बेटर कोई पोजीशन प्रोवाइड कर देना, आपका स्टेटस अपग्रेड कर देना, वो होता है स्टेटस। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का मौसम बदल देना, यही होता है इसका मतलब, मौसम बदल देते हैं यहाँ पे, हाँ कह सकते हो आप। मतलब आपको बेटर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करना, बेटर क्लाइमेट प्रोवाइड करना। पहले आप हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे वर्क करते थे जहाँ ज़्यादा अच्छी कंडीशंस नहीं थी, अब आपको टॉप फ्लोर पे एक आपका ऑफिस दे दिया गया है, वहाँ आपकी बेटर फैसिलिटीज़ हैं। आपके ऑफिस के बाहर एक प्यून खड़ा कर दिया गया जो आपके एक बेल बजाते ही अंदर आ जाएगा और आपके सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करेगा। इस टाइप के क्लाइमेट आपको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इज करियर एडवांसमेंट। आपके करियर में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना। जैसे हो सकता है कि आप क्या करके गए थे, आप एक BBA ग्रेजुएट थे और आपने एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब अचीव कर ली और अच्छा खासा आप वर्क कर रहे हैं, तो अब ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या दे रही है, एक छोटा सा ऑप्शन दे रही है कि अगर आप ये काम कर लेंगे या ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, आपकी MBA का खर्चा उठाएंगे। मतलब आपकी एक्स्ट्रा जो आपकी पढ़ाई है उसका खर्चा हम उठाएंगे। तो ये क्या होता है, करियर एडवांसमेंट। मतलब एक्स्ट्रा आपके करियर में कुछ एक्स्ट्रा दे देना, कुछ एक्स्ट्रा आपको अपग्रेडेशन दे देना, जिसका खर्चा कौन उठाएगा, ऑर्गेनाइजेशन उठाएगा। और इसमें किससे क्या होगा, जब आप MBA पास आउट हो जाओगे तो ऑब्वियसली आपकी पे में भी इंक्रीज हो जाएगा। ये होते हैं करियर एडवांसमेंट ऑप्शंस। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब बेटर बना देना, अगेन बिल्कुल सेम ये स्टेटस जैसा ही होता है, प्रमोशंस दे देना, पोजीशन बेटर कर देना, यही सब इसके अंदर आता है। जॉब एनरिचमेंट के अंदर जॉब को एनरिच कर देना और बेटर बना देना। वही अगेन हो सकता है इसमें आपको फ्री मील्स भी मिल रही हैं, आपको आने जाने के लिए कैब भी मिल रही है, आपके लिए रेंट फ्री अलाउंस के मतलब रेंट फ्री घर भी मिल गया है आपको, बहुत सारे अलग बेनिफिट हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में ये कि आपको 10 ईयर्स तक इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं किया जाएगा,
आपको 10 ईयर्स आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो और आपको कोई इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकालेगा। इस टाइप की सिक्योरिटी कि आपकी जॉब बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय को उसकी पहचान दिलवाना पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। कैसे? अब मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, जिसके अंदर 50,000 वर्कर्स काम करते हैं, 50,000 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। क्या 50 के 50,000 लोग आपस में जानते होंगे एक दूसरे को? नहीं। तो क्या करते हैं हम, ऐसा एक प्रोग्राम रखते हैं, एक अवार्ड फंक्शन रखते हैं कि हमने एम्प्लॉय ऑफ द ईयर किसी को घोषित कर दिया या किसी को बना दिया। तो उससे क्या होगा, उस पर्सन को पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जानती होगी, मतलब उसकी एक रिकॉग्निशन क्रिएट कर दी, उसकी एक पहचान क्रिएट कर दी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि उसने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिए तो हमने उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया, या फिर हमने उस पर जैसे हमारा ये था ना प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, इस तरीके से प्रोडक्टिविटी की बेसिस पे कुछ एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट्स दे दिए। ये सब चलता है हमारे एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम में। बस उसकी एक पहचान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट कर देना। ये सारे होते हैं हमारे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ये सभी मिलकर क्या हमारे को क्या बन जाते हैं, इंसेंटिव्स बन जाते हैं, और जो कि मोटिवेशन में हमें हेल्प करते हैं। सो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक मोटिवेशन के ऊपर। सो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन का टॉपिक, जो कि अगेन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो तब तक आप चाहें तो इसको नोट कीजिए। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।